आइए आरंभ करते हैं आव्यूह कक्षा 12वीं। आव्यूह के बारे में हमने पहले चर्चा की है। आज हम आव्यूह की पहली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 1 है, आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7, दूसरी रो में एलिमेंट है 35, ऋण 2, 5/2 12, तीसरी रो में एलिमेंट है √3 1, ऋण 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या और तीसरे सवाल में दिया है ये पांचों ही अवयव जो इसमें पूछे गए हैं। तो देखिए, आव्यूह की कोटि जो है रो बाय कॉलम होती है। आव्यूह की कोटि को हम रो बाय कॉलम कहते हैं। तो इसमें कितने रो है? 1, 2 और 3 रो है। तो इस पहले सवाल का जवाब हो जाएगा 3 गुणित कॉलम कितना है 1, 2, 3 और 4। ये इसकी कोटि हो गई है। हम लिखेंगे कोटि बराबर 3 गुणित 4। दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या जो है वो दोनों कॉलम और रो की संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है। अब वो कह रहा है अवयव A13 मतलब पहली रो का और तीसरे कॉलम का एलिमेंट A13 19 होगा। A21 दूसरी रो का पहले कॉलम का, तो ये वाला एलिमेंट होगा। इसी प्रकार से A33 तीसरी रो का और तीसरे कॉलम का एलिमेंट होगा ऋण 5 और A23 दूसरी रो का तीसरे कॉलम का 5/2। ये इस प्रकार से आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? इसमें यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? तो देखिए, किसी आव्यूह की कोटि हम रो और कॉलम को गुणा करके हल करते हैं, निकालते हैं। तो ये जो 24 आया है किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर आया होगा, ठीक है, जिनमें पहली संख्या रो और दूसरी संख्या कॉलम को दर्शाती है। तो संभव कोटियां यदि अवयव कितने हों 24 हैं तो एक रो और 24 कॉलम हो सकते हैं, जिसमें सारे के सारे रो मैट्रिक्स हो। 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं। 3 और 8 है ना, 4 और 6, और फिर उल्टा चल जाएगा 6 4 8 3 12 2 24 1। तो ये संभवतः ये सारी कोटियां हैं। इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 और 8 कोटियां संभव है। अब वो कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि 13 अवयव हों तो संभव कोटियां। देखिए, तो संभव कोटियां जो है क्या होगी? 13 के कितने गुणनखंड संभव है? केवल और केवल 1 और 13 हो सकते हैं, मतलब एक रो मैट्रिक्स हो सकता है या फिर एक कॉलम मैट्रिक्स हो जिसमें 13 रो हो और एक ही कॉलम हो। तो ये दोनों ही संभव कोटियां होंगी, ठीक है।
प्रश्न 3 को आप हल करेंगे, यह दूसरे की भांति हल होगा। प्रश्न 4 की चर्चा करते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स यानी जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा, उसका नाम भी दिया है A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों। तो उसके जो अवयव होंगे 2x2, अर्थात उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। 2x2 आव्यूह के अवयव, एक तो A11 हो सकता है, A12 हो सकता है ना, और A21 हो सकता है और A22 हो सकता है। इसको हमने 2x2 का मैट्रिक्स बना दिया है। अब उसने क्या कहा, इसका पहले ही सवाल हम हल करना चाह रहे हैं अगर, तो उसके अवयव जो हैं इस प्रकार से प्रदत्त हों। तो AIJ बराबर क्या दिया है, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। अब इसमें अगर 1 हमको ज्ञात करना है तो I और J का वैल्यू हमको भरना पड़ेगा A11 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान 2, तो 2 का स्क्वायर अपान 2 यानी कि 4 होगा, 4/2 मिलेगा 2। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो A12 अगर ज्ञात करना है तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपान 2, 9/2। A21 चाहिए तो 2 प्लस 1 वो भी क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर अपान 2 और ये होगा 9/2। A22 चाहिए तो I और J का वैल्यू हम भर देंगे 2 और 2 4 का स्क्वायर अपान 2, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16/2 हो जाएगा 8। इसलिए A क्या हो गया, A11 का वैल्यू मिला हमको 2, A12 का मिला हमको 9/2, फिर इसका भी मिला 9/2 और इसका मिला हमको 8। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरे और तीसरे सवाल को हल करेंगे। आप प्रश्न 4 को, आप 5 को, 4 को इसी प्रकार से हल करें। अब छठे सवाल की बात करते हैं। छठे में पहला दूसरा इस तीसरे सवाल की भांति हो जाएगा। तो हम तीसरे सवाल को आरंभ करते हैं, छठे का तीसरा। उसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x, y, z तीनों के मान चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको पुनः लिख लें मैट्रिक्स को। सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड और y प्लस जेड। ये क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका फॉर्म जो है कैसा है, ओनली कॉलम मैट्रिक्स है ये, जिसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, 3 रो है और एक ही कॉलम है। अब इधर 9, 5 और 7 ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि समीकरण, समीकरण का मतलब है बीच में समानता का चिन्ह है, तो हम यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण मिलेगा x प्लस जेड बराबर 5। तीसरा हमको मिलेगा y धन जेड है, यहाँ पर y धन जेड बराबर 7। अब इन तीनों समीकरणों को, ये युगपत समीकरण आ चुके हैं, इनको हल करने पर आपको एक्स वाई जेड का मान मिलेगा। देखिए पहली समीकरण में अगर अपन x प्लस जेड का वैल्यू रखें, x प्लस जेड का वैल्यू रखें तो y प्लस 5 बराबर 9 होगा और y बराबर मिलेगा 4। ठीक है, कहाँ से रखा आप लोगों ने मान, हमने मान रखा x प्लस जेड का 5 रखा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये हल किया है तो y का वैल्यू मिल गया हमको 4। अब y का वैल्यू मिल गया है तो समीकरण 3 से समीकरण 3 है y प्लस जेड बराबर 7, तो y का वैल्यू हम भर दे रहे हैं
y का वैल्यू है 4 धन z बराबर 7, तो यहाँ से z बराबर मिलेगा आपको 3। अब क्या चाहिए, x और चाहिए, x और चाहिए, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x धन z का मान 3 भर दिया, तो x बराबर कितना मिला हमको, 2। अब ये सवाल सही है या गलत, इसका भी जांच कर सकते हैं। x y z तीनों को जोड़ो तो 9 आना चाहिए, 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से समीकरणों की तुलना करके हल करना है। आइए 7वें सवाल पर चर्चा करें। 7वां सवाल है समीकरण a माइनस b, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें पहला एलिमेंट है a11 a माइनस b और दूसरा एलिमेंट है 2a प्लस c, 2a माइनस b 3c प्लस d, -1 5 0 13 से a b c d के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा ही समीकरण को आप लिख लीजिएगा, दिया है करके, मैं सीधा ही इसको लिख रहा हूँ। तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी बराबर -1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मिलेगा 2a प्लस c बराबर 5। तीसरा मिलेगा 2a माइनस बी। ऐसा करते हैं, दूसरे को और तीसरे को अल्टरनेट चेंज कर लेते हैं। इसका कारण मैं अभी समझा दूंगा आपको। 2a माइनस बी बराबर 0, फिर 2a प्लस सी बराबर 5, फिर 3c प्लस डी बराबर 13। 4 समीकरण बना। ये दोनों को एक साथ लिखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इसमें भी a और b आ रहा है और समीकरण 2 में भी a और b आ रहा है, तो इनको सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, 1 में से 2 घटा लेते हैं। तो यहाँ बचेगा माइनस a में से 2a घटेगा तो माइनस a, और फिर b में से b घट जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। जब घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। a में से 2a घटेगा तो माइनस का a मिलेगा, यही बता रहा था मैं। माइनस b से प्लस b कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा -1। तो a का वैल्यू मिला यहाँ से 1। ठीक है, a के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से a ऋण b बराबर ऋण 1, तो ऋण b बराबर ऋण 2, b बराबर मिला हमको 2। a और b दोनों आ गए हमारे पास। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 है 2a प्लस सी बराबर 5, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। a का वैल्यू भर दिया, 2 हो जाएगा और 2 उधर जाने पर घटेगा, तो c का वैल्यू मिलेगा आपको कितना, 3। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 है 3c प्लस d इक्वल टू 13। 3 3 9 होगा, 9 उधर जाके घटेगा तो 4 मिलेगा। a b c d चारों के मान आ चुके हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं आसानी से। आइए 8वें 9वें और 10वें सवाल की भी डिस्कस कर लेते हैं। 8वां सवाल है a इक्वल टू aij m गुणित n एक वर्ग आव्यूह है यदि। अब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। तो ये m क्या है, ये रो है, और ये n क्या है, ये कॉलम है। यहाँ पर n है, थोड़ा आप पुस्तक में देख लें। तो इसमें m को छोटा बता रखा है, इसमें m को बड़ा बता रखा है, इसमें m और n दोनों को बराबर बता रखा है। तो ये कंडीशन हमारी है कि रो और कॉलम हमारे दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। बेसिक उसमें PDF हमने शेयर की हुई है, इसमें भी शेयर कर देंगे PDF की लिंक, तो आप उसको देख करके पता लगा पाएंगे आसानी से। 9वां सवाल है
x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर है 3x + 7 और यहाँ पर है 0, तो इसमें x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि यह जो है 0 बन जाए। तो ये +7 है, तो इस 3x का वैल्यू -7 बने। अगर 3x का वैल्यू -7 बने, 3x + 7 का वैल्यू 0 कब बनेगा, तो 3x = -7 और x = -7/2। तो x का वैल्यू -7/2 आना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, 3 जो है आएगा यहाँ पर 7/3। अब हमने इसको कंपेयर किया, इसको क्या करते हैं, 5 बराबर y-2, तो यहाँ से y का वैल्यू मिला 7। तो क्या ये वैल्यू हमारे ऑप्शन में दी गई है, y = 7 यहाँ दिया है, लेकिन x = -7/3 नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, इन दूसरे जो इक्वेशंस हैं बनेंगे आगे कंपेयरिंग करने पर, उनको भी सॉल्व करते हैं। तो y + 1 = 8 है, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिली 7 और 2 - 3x = 4, तो यहाँ से हमको मिलेगा -3x = 2 एंड x = 2/-3। तो ये 7 और -2/3 हमारे तीसरे वाले विकल्प में मिल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 हो। तो 3/3 यानी कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें एलिमेंट है 9, ठीक है। तो इसमें जो अवयव बनेगा इस प्रकार का अवयव होगा, 3/3 का अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसमें 9 अवयव हैं टोटल, ठीक है। अब 9 ही अवयव के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, 0 और 1। कहने का मतलब यहाँ पर 0 1, यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी। प्रत्येक अवयव के लिए संभावनाएं क्या है कि वह 2 प्रकार से हो सकता है, 0 और 1। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो जो अवयव दिए हैं उनकी क्या करते हैं, क्रमचय निकालते हैं कि वो कितने प्रकार से आ सकते हैं, 0 और 1। 2 प्रकार से आ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कुल अवयव हो गए 3 × 3 = 9, ठीक है। 0 और 1 के लिए जो क्रमचय होंगे, यानी कि एक अवयव 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो कुल क्रमचय कितने हो जाएंगे, अब ये दोनों अवयव कितनी जगह आ रहे हैं, 9 जगह पर आ रहे हैं। तो इसका वैल्यू जो है 2 की घात 9 बनेगा और 2 की घात 9 का मान आप जानते हैं। देखिए 2 की घात कितने में करो, ये आता नहीं है, 18 भी नहीं आता है, 21 भी नहीं आता है, ठीक है ना, 81 भी नहीं आता है, सॉरी। तो 512 आता है। तो इस प्रकार अपनी पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। धन्यवाद। अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को रोक करके आप आसानी से लिख सकते हैं।